नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शिक्षाविद, लेखक और करियर काउंसलर अरुण अग्रवाल जी। मैं आपका स्वागत करती हूं आज प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। और जैसा कि अभी आने वाले दिनों में जेपीएससी की परीक्षा होने वाली है और छात्रों के मन में कई सवाल हैं और आप एक लंबे समय से जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों को काउंसिल करते आए हैं। ऐसे में हम आपके साथ कुछ सवाल जवाब रखेंगे, आपके सामने सवाल रखेंगे और हम बातचीत करेंगे उन सवालों पर, ताकि जो छात्र वीडियो देख रहे हैं वह भी अपने परेशानियों का हल ढूंढ सके। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा की तैयारियों में क्या अंतर रहता है, क्योंकि ये अमूमन एक सवाल है जो छात्रों के मन में आता है। जेएसएससी की परीक्षाएं जो हैं वो कई स्तरों पे होती हैं। जैसे उसमें मैट्रिक लेवल की वैकेंसी आती है, इंटरमीडिएट स्तर की वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के बाद की वैकेंसी आती है। जेपीएससी की परीक्षाएं मुख्य रूप से जिसको सिविल सेवा परीक्षा हम कहते हैं, वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये है। जेएसएससी में जो मुख्य परीक्षा है, सबसे मेन परीक्षा है, वो सीजीएल की परीक्षा होती है। वो एक स्तरीय परीक्षा है, एक ही बार में पूरे परीक्षा का प्रोग्राम हो जाता है। पहले झारखंड में ये द्विस्तरीय होती थी, परंतु इस बार से सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और एक बार में ही एक स्तर में वो परीक्षा कंप्लीट कराने की प्रक्रिया है। जबकि जेपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और इसके बाद साक्षात्कार, जिसको व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। तो जेपीएससी के पीटी और मेंस की तैयारियों में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये भी सवाल, पीटी की तैयारी अलग और फिर पीटी क्लियर होने के बाद मेंस की तैयारी अलग। तो एक तो ये बात यहाँ पे समझना है कि पीटी का एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, उसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। दैट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें एक जो भारी भीड़ है उस भीड़ को कम करने की प्रक्रिया है। पूरी परीक्षा के प्रोसेस में मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम तैयारी की बात करें तो सिलेबस के कुछ भाग, लगभग 40 to 50% पीटी और मेंस में कॉमन होते हैं। बट अंतर ये है कि जब हम पीटी की तैयारी करते हैं तो उसमें जो प्रश्न एग्ज़ाम में, परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव मेथड के होते हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन को ऑप्ट करना होता है। जबकि मुख्य परीक्षा में हमें डिटेल लिखना होता है, आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना होता है। तो दोनों को तैयार करते समय बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पीटी की तैयारी करते समय राइटिंग का महत्व नहीं है, उसमें आप इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, खास करके झारखंड की परीक्षा में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम समय लगता है उसके लिए। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा कम समय दे के भी तैयारी करे तो पीटी क्लियर कर सकता है। बट मेंस जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सारे टॉपिक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में हम जाके उसको लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो पीटी कम समय में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी मेंस के लिए समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो कैंडिडेट्स के मन में हमेशा से रहता है कि पहले तो हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ऐसे में 10th और 12th का जो स्कूल और कॉलेज का जो ये मार्क्स रहता है, तो क्या वो परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने 10th और 12th 3rd डिवीज़न से भी पास किया है तो जेपीएससी के रिजल्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जेपीएससी के रिजल्ट में एक ही बात से असर पड़ता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है। हाँ, एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज का होता है उसमें परफॉर्मेंस मैटर करता है। न्यूनतम कितने दिनों की तैयारी होनी चाहिए इसके लिए? अगर हम जेपीएससी की बात करें तो 1 साल का समय बच्चों को ज़रूर देना चाहिए सीरियस होकर, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपकी तरफ से ऐसी कोई किताब जो कि जेपीएससी परीक्षा की तैयारियों में छात्रों की मदद करे? सबसे पहले जेपीएससी की परीक्षा में जो बहुत फंडामेंटल चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, उसके लिए मेरी सलाह होती है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताब, जो आपने पहले पढ़ा है स्कूलिंग के दौरान। चूँकि स्कूलिंग के दौरान जब उसको पढ़ते हैं तो बच्चे केवल ज़्यादातर मोटिव ये होता है कि एग्ज़ाम में पास करना है, उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते या उसमें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती कि आप बहुत एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ सकें। बट जब आप सिविल सर्विस की परीक्षा में जाते हैं तो प्रश्न वहीं से आते हैं, ज़्यादातर थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, थोड़ा उसका एडवांस फॉर्म होता है। तो एनसीईआरटी को बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए निश्चित रूप से फिर से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कई अलग अलग सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक्स हैं, तो कम से कम एक रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी अच्छे पब्लिकेशन का, अच्छे राइटर का,
जिससे आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा उसको विस्तार दिया जा सके और मेंस में आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो लिखने के लिए। इसके साथ ही साथ इस तैयारी की प्रक्रिया में अगर हम खास करके जेपीएससी की बात करें तो हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जिसको हम करंट अफेयर्स के रूप में देखते हैं, या जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने आंसर में कनेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। ये सारी बहुत मूलभूत चीज़ें हैं जो हर एस्पिरेंट को करना चाहिए। अभी आपने फोकस की बात कही, और आज के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो कैंडिडेट्स में फोकस और टाइम, ये दोनों को किस तरह से मैनेज करके चलना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, केवल ये पढ़ाई की बात नहीं है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ये अलग बात है कि आप उसके साथ कुछ अल्टरनेट भी लेकर चलते हैं कि अगर किसी कारणवश इसमें मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरे पास एक बैकअप प्लान जरूर तैयार है, बट टारगेट शुड बी वेरी क्लियर, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। और जो टारगेट आपने तय किया है उससे बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह आपका फोकस होना चाहिए, उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और उस फोकस के साथ उस टारगेट को पाने के लिए एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। बिना रणनीति के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, कोई भी सफलता नहीं पाई जा सकती। तो एक रणनीति बहुत ज़रूरी है, और उस रणनीति को बनाने में आप अपने सीनियर्स की या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से भी बच्चे मदद ले सकते हैं। लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो लक्ष्य तय किया है उससे फोकस हमारा इधर उधर नहीं जाए। अभी एक समस्या ये होती है कि एक बच्चा, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है कि एक बच्चा जेपीएससी की तैयारी कर रहा होता है या किसी दूसरे इसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, और उसको साथ ही साथ चूँकि उसके ऊपर समाज का भी प्रेशर होता है, घर का भी प्रेशर होता है कि आप एक सर्टेन उम्र में नौकरी प्राप्त कर लें, आप पास हो जाएं कहीं ना कहीं, तो कई दूसरे वैकेंसीज में भी फॉर्म भरना शुरू कर देता है। इससे कई बार क्या होता है कि आप अपने मूल लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर रहा है तो उसको उन्हीं एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिनके परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस एक जैसे हों, जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो आज आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग आपको इसमें मदद कर सकते हैं, तो आज हमारे इस वीडियो प्लेटफॉर्म में आप छात्रों को कुछ टिप्स दें जिससे कि वो फोकस्ड रह सके और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल। सबसे पहले जब चूँकि मैंने भी तैयारी की है तो मुझे भी थोड़ा अनुभव है कि स्टूडेंट के मन में किस किस तरह के विचार आते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग और कहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। कई बार इस परीक्षा की प्रणाली में आपको अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। आप एक विश्वास बना के रखें कि मेरा सिलेक्शन होना निश्चित है, बस मुझे सही दिशा की, सही मार्गदर्शन की या सही रणनीति की ज़रूरत है। अब उसको कैसे प्राप्त करना है, इसके सोर्सेस हर स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं। किसी स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी फ्रेम करने में उसके घर का ही कोई सदस्य मदद कर सकता है, उसके बड़े भाई, उसके पिता जो इस सेवा में पहले से काम कर रहे हों, चयनित हो, उसका कोई फ्रेंड जो पहले से सेलेक्ट हो चुका है। किसी के पास कोई भी जरिया नहीं है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मदद ले सकता है। कुछ लोग कोचिंग के माध्यम से मदद लेते हैं। तो बेसिकली ये है, सिलेक्शन स्टूडेंट को अपनी ही मेहनत से मिलना है, अपने ही एफर्ट के साथ मिलना है। बस उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आसपास से कुछ अनुभवी लोगों का मदद मिल जाता है तो समय कम लगता है, उनको मोटिवेशन मिलता रहता है, वो डिमोरलाइज नहीं होते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये भरोसा होना चाहिए कि मैं सही दिशा में काम करूंगा और मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मुझे लगता है फिर आप फोकस से इधर उधर नहीं हटेंगे। फोकस से हटने के पीछे सबसे प्रमुख रीज़न यही होता है, कई बार आपका विश्वास कमज़ोर होने लगता है, पता नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तब डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, माहौल भी एक अच्छा होना चाहिए। हाँ, माहौल अच्छा होना चाहिए। सर, अभी एक जैसे कि आपने कहा कि 1 साल तो पढ़ाई न्यूनतम होनी ही चाहिए, तो 1 साल प्रतिदिन के हिसाब से कितने घंटे पढ़ने चाहिए 1 साल? ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है इसके लिए। अब जैसे आप मान लें कि किसी स्टूडेंट ने अपने एकेडमिक पढ़ाई में एनसीईआरटी की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो निश्चित रूप से उसको प्रतिदिन कम घंटे देने की ज़रूरत है। बट यदि किसी ने अपने एकेडमिक पढ़ाई के दौरान एनसीईआरटी और तमाम जो चीज़ें हैं उसको कम फोकस के साथ पढ़ा हो, कम मेहनत के साथ, केवल पास करने के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से उसको थोड़े ज़्यादा घंटे देने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, तो 7 से 8 घंटे का समय
देना चाहिए एक स्टूडेंट को। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो इतना देना चाहिए। परीक्षा से पहले टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए? हाँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक जो बड़ा टारगेट है एग्ज़ाम कंप्लीट करने का, उसको छोटे छोटे टारगेट में उसको डिवाइड कर दें। मुझे इतने दिनों में ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, इतने दिनों में, और उसको आप टारगेट के साथ पूरा करते जाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये पैटर्न जब नहीं होता किसी स्टूडेंट के साथ, तो शुरुआत में नई चीज़ करने में थोड़ी मुश्किल आती है। थोड़ा उसमें इंटरप्शन होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, कभी आप करेंगे कभी आप नहीं करेंगे, बट उसको मेंटेन करना चाहिए। एक सर्टेन टाइम के बाद 2-3-4 महीने के बाद उसको उसकी आदत हो जाती है, तो छोटे छोटे टारगेट बना के उसको अचीव करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप सिनॉप्सिस में बना के रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम के पहले का समय, उसमें आप कम समय में चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। और कोशिश तो एग्ज़ाम के पहले क्या पहले से ही करनी चाहिए कि आपकी एक सर्टेन दिनचर्या हो, जैसे मुझे पढ़ने के लिए इतने घंटे देना है, बाकी इंटरटेनमेंट के लिए इतना टाइम देना है, ऐसे कुछ एक पैटर्न बना ले, ताकि एग्ज़ाम के समय जाके अचानक आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं आए कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत नई चीज़ हो। वो पहले से आपके हैबिट में होना चाहिए। तो ये हमारे साथ है अरुण अग्रवाल जी, जिनसे हमने बात की कि जेपीएससी परीक्षा में किस तरह से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए, चूँकि परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है और छात्रों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। एक बेहतर करियर काउंसलर अगर उन्हें मिल जाए और इस तरह की काउंसलिंग उन्हें दी जाए, तो फिर लक्ष्य काफ़ी दूर नहीं रह जाता है। ऐसे में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और जो कुछ तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे, आपने उस पर अपने विचार साझा किए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके तमाम सवाल और तमाम परेशानियों का हल आपको मिल गया हो। तो इसी के साथ धन्यवाद। मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से। धन्यवाद राधा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।